आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का सबसे महत्वाकांक्षी फाइटर जेट प्रोग्राम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का अब सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रक्षा उद्योग के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि रूस, जिसने दशकों तक भारत को सीधे लड़ाकू विमान बेचे, आज अपनी रणनीति बदल चुका है। अब रूस भारत को केवल SU-57 बेचने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वो भारत के निजी रक्षा उद्योग के साथ मिलकर काम करना चाहता है। वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है और यहाँ तक कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के इंजन विकास में सहयोग देने की पेशकश भी कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्या रूस को डर है कि भारत पूरी तरीके से पश्चिमी देशों की ओर आगे बढ़ रहा है? क्या SU-57 अब अमेरिका का विकल्प है या केवल औद्योगिक साझेदारी का माध्यम? और सबसे बड़ी बात कि क्या भारत को रूस का यह प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि भारत के लिए सबसे बेहतर रास्ता क्या हो सकता है। देखिए, पहले हम समझते हैं कि एम का इतना महत्वपूर्ण क्यों है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एम का भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर बनने जा रहा है और इस परियोजना का नेतृत्व कर रही है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी आडा, जबकि DRDO इसमें तकनीकी सहयोग दे रहा है। एम का केवल एक नया लड़ाकू विमान नहीं है, ये भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से बदलने वाला एक कार्यक्रम है। इसमें शामिल है स्टेल्थ डिजाइन, एडवांस एसा रेडार, इंटरनल वेपन बे, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, AI आधारित मिशन कंप्यूटर, सेंसर फ्यूजन और भविष्य के सभी आधुनिक युद्ध क्षेत्रों के अनुरूप तकनीक। लेकिन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की एक बड़ी खासियत है, यह है इसका निर्माण मॉडल। इस पहली बार भारत ने निर्णय लिया है कि इस प्रोजेक्ट में केवल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही नहीं बल्कि निजी रक्षा कंपनियों को भी एक बड़ी भूमिका दी जाएगी और यहीं से कहानी बदलनी शुरू होती है। रूस को चिंता किस बात की है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए, दशकों तक भारत और रूस की रक्षा साझेदारी मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के बीच रही। SU-30 MKI हो गया, MiG-29 हो गया, T-90 हो गए, ब्रह्मोस हो गई, इन सभी परियोजनाओं में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सरकारी कंपनियों ने प्रमुख भूमिका निभाई है। लेकिन अब भारत बदल चुका है। अब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस, अल्फा डिजाइन, डेटा पैटर्न्स और दर्जनों निजी कंपनियां भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। और रूस समझ चुका है कि अगर उसे भविष्य में भारत के साथ बने रहना है तो केवल HAL के साथ काम करके बात नहीं बनेगी, उसे निजी कंपनियों के साथ भी जुड़ना होगा। और यही कारण है कि हाल ही के वर्षों में रूस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो लगातार भारतीय निजी कंपनियों से मुलाकात कर रहा है। अब SU-57 की नई रणनीति की बात करें तो कुछ साल पहले तक रूस भारत को SU-57 खरीदने के लिए कह रहा था, लेकिन अब उसके संदेश में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। अब रूस कह रहा है कि अगर भारत चाहे तो SU-57 का एक्सपोर्ट वेरिएंट भारत में बनाया जा सकता है, यानी केवल विमान बेचना नहीं बल्कि भारत में उसका उत्पादन भी किया जा सकता है। रूस का तर्क है कि इससे भारतीय उद्योग को मिलेगा स्टेल्थ मैन्युफैक्चरिंग का एक अनुभव, कंपोजिट मटेरियल टेक्नोलॉजी, एडवांस असेंबली टेक्निक, सिस्टम इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी सप्लाई चेन विकसित करने का अवसर। रूस इसे केवल फाइटर डील ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हालांकि भारत ने अभी तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को अपनी प्राथमिकता बताया है। ऐसे में SU-57 को एमका का विकल्प मानना सही नहीं होगा। और रही बात SU-57 की, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस प्रकार ये प्रोग्राम भारत में चल रहा है, लगता नहीं है कि ये कभी अपने अंतिम चरण तक पहुंच पाएगा या इसमें हमें कोई बहुत सरप्राइजिंग अपडेट देखने को मिलेगी। एक तरीके से आप इसे कह सकते हैं कि अनाधिकारिक रूप से ये ठंडे बस्ते तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर मेन लड़ाई चल रही है इंजन की। देखिए, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 का इंजन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए भारत 110 से 130 किलोटन थ्रस्ट वाला अगली पीढ़ी का इंजन विकसित करना चाहता है। ये वही क्षेत्र है जहां पर रूस का सबसे बड़ा इस समय टकराव था, क्योंकि रूस ये चाहता था कि भारत जो है उनके प्रोडक्ट 177S इंजन या फिर जो दूसरे इंजन ऑफर किए जा रहे हैं उनके तरफ भी ध्यान दे। लेकिन रूस इसे अब एक बड़े अवसर के रूप में भी देख रहा है। रूस की यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन कह रही है कि उनके पास AL-51 यानी इसडेलिया 30 जैसी उन्नत तकनीक उपलब्ध है और रूस ये दावा भी करता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट डेवलपमेंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया मॉडल पर चर्चा करने के लिए वो तैयार हैं।
लेकिन इंजन बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग कार्यों में से एक है। इसके लिए हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड्स, एडवांस्ड मेटलर्जी, कंबशन टेक्नोलॉजी और दशकों का अनुभव चाहिए। और यही कारण है कि भारत आज भी इंजन तकनीक के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदार की तलाश कर रहा है, और रूस इसके लिए अपना जो अवसर है वो भुनाना चाह रहा है और भारत के साथ लगातार संपर्क साधे हुए है। अब यहाँ पर भारत का जो निजी रक्षा उद्योग है, ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का रक्षा उद्योग पिछले 10 वर्षों में तेजी से बदला है। आज निजी कंपनियां केवल छोटे पार्ट्स ही नहीं बना रही, वे एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, मिसाइल कंपोनेंट्स, रेडार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोजिट एयरफ्रेम, प्रिसीजन मशीनिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। रूस समझ चुका है कि भविष्य का भारतीय रक्षा उद्योग केवल सरकारी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा, इसलिए वो अब टाटा, लार्सन टोब्रो, भारत फोर्ज, अडानी डिफेंस जैसी कंपनियों के साथ भी सहयोग को बढ़ाना चाह रहा है। वहीं ब्रह्मोस मॉडल की बात करें तो ये अपने आप में काफी उल्लेखनीय है। रूस अक्सर ब्रह्मोस परियोजना का उदाहरण देता है कि ब्रह्मोस एक इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है। इसकी सफलता जो है ये केवल सरकारी संस्थानों की वजह से नहीं है, इसके पीछे सैकड़ों भारतीय निजी कंपनियां हैं जो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल असेंबलीज और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियां बनाती हैं। रूस का मानना है कि इसी मॉडल को भविष्य के बड़े रक्षा कार्यक्रमों में अपनाया जा सकता है। और रूस को एक बड़ी चिंता ये भी है कि भारत की निजी कंपनियां आज केवल रूस के साथ काम नहीं कर रही हैं, वे बोइंग, एयरबस, जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस, सैफरान, लॉकहीड मार्टिन और दूसरी यूरोपीय कंपनियों के साथ भी साझेदारी कर रही हैं। इसका मतलब है कि भविष्य के भारतीय लड़ाकू विमानों में पश्चिमी इंजन, पश्चिमी एवियोनिक्स और पश्चिमी सेंसर्स की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो भारत के रक्षा क्षेत्र में रूस का प्रभाव धीरे धीरे कम हो सकता है। और यही कारण है कि रूस अभी से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो चुनौतियां क्या हैं? देखिए, रूस के सामने केवल प्रतिस्पर्धा ही नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध से भी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। दरअसल भारतीय निजी कंपनियां वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा हैं और वे पश्चिमी ग्राहकों के लिए भी काम करते हैं। इसीलिए रूस के साथ किसी भी बड़े समझौते में जो कमर्शियल रिस्क है, एक्सपोर्ट कंट्रोल है और सैंक्शन जैसे मुद्दों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रूस भारत के साथ काम तो करना चाहता है, लेकिन भारत को भी जो पॉजिटिव हैं और निगेटिव्स हैं उन पर ध्यान रखना होगा और उसी के आधार पर जो कदम है ये बढ़ाने होंगे। तो आखिर क्या इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या समझते हैं? देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि रूस अब केवल हथियार बेचने वाला देश नहीं रहना चाहता, वो भारत के साथ तकनीकी साझेदार बनना चाहता है। दूसरा ये कि एमका कार्यक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत के रक्षा उद्योग की ओर आकर्षित किया है। तीसरा ये कि भारत की निजी कंपनियां अब भविष्य के रक्षा कार्यक्रमों की रीढ़ बनती जा रही हैं। और चौथी बात यह कि अभी तक कोई भी ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि अभी भारत SU-57 या AL-51 प्रोग्राम पर इंटरेस्ट दिखाएगा या डील को साइन करेगा। तो ऐसे में रूस अपनी पूरी जान झोंक चुका है इस डील को ग्रैब करने के लिए। फिलहाल रूस की ओर से सहयोग और औद्योगिक साझेदारी की पेशकश तथा रणनीतिक संकेत, यहाँ पर जो अभी कह सकते हैं उनकी योजना है, उसका संकेत हमें मिला है, लेकिन अंतिम निर्णय भारत सरकार का होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत को एमका इंजन विकास में जो रूस है उसकी साझेदारी लेनी चाहिए? क्या भारत को पश्चिमी देशों पर या पूरी तरीके से स्वदेशी विकास कार्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।